जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके पाठ्यक्रम में झूठा सच उपन्यास जो लगा हुआ है उसका संपूर्ण कथानक सार कराने वाले हैं। यहाँ पे हम सार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिर्फ सार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको सच्चा जो आपका पूरा उपन्यास है उनको हमने सप्ताह पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आपके क्रम से वीडियो आएंगे। इनके अलावा एक चीज़ और भी बता दें, झूठा सच उपन्यास के अतिरिक्त हमारे मन में ये भी है कि यशपाल जैसे रचनाकार जो प्रेमचंदोत्तर रचनाकार में एक शीर्षक स्थान पे आते हैं, हम एक स्वतंत्र वीडियो इन पे लाएंगे पूरे इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे, ताकि आपकी समझ विकसित हो। क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको वन लाइनर फैक्ट सीरीज नहीं कराएगा, उसके साथ ही आपको हिंदी से रिलेटेड जो भी आप पढ़े उनमें सार गर्भित आपके विचार मंथन हो, उनको दृष्टि में रख के हम इसको उपन्यास को इस प्रकार पढ़ाएंगे। आपने चैनल पे दिव्या उपन्यास पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपको दिव्या उपन्यास सिर्फ उपन्यास की तरह नहीं पढ़ाया, बल्कि आपकी विचार शक्ति उसके प्रति कुछ आगे बढ़े उनको ध्यान में रख के कराया है। और जो भी स्टूडेंट हरियाणा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिसमें लिखित परीक्षा है, उनके लिए हम इसी उपन्यास से झूठा सच उपन्यास वहाँ भी है पाठ्यक्रम में, तो टॉपिक वाइज किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर क्वेश्चन आया तो हम उसमें कैसे आंसर लिख सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। परंतु उसके लिए हम दूसरा वीडियो लाएंगे। ये उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो यूजीसी नेट के आगामी एग्जाम में बैठने वाले हैं और बहुत ही कम समय के लिए अगर उनको रिवीजन के पर्पज से करना है तो पहले ये यहाँ से रिवीजन कर लेंगे। लेकिन एक बार हमें आप लोगों से ये कहना है कि पूरी तन्मयता से हमने उपन्यास को कड़ी दर कड़ी करवाया, उसको पूरा सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है, आपने देखा होगा नेट के पैटर्न में, वो बहुत ही अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहले आप ये सार सुन लीजिएगा, समझ विकसित कर लीजिएगा, फिर पूरा उपन्यास एक बार आराम से लीड लगा के सुन लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। ये जो है यशपाल जी ने भूमिका में ही लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपका उपन्यास का पहला पृष्ठ है। झूठा सच उपन्यास आप देखते हैं जो दो भागों में विभक्त है। वतन और देश की महत्वपूर्ण, यानी वतन और देश करके ये जो इसका पहला भाग होता है, और जो दूसरा भाग होता है देश का भविष्य नाम से, वो दूसरा भाग देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रचनाकार हैं यशपाल जी, और इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो सन 1958 1960 ईस्वी, यानी पहला प्रकाशन वर्ष जो पहला खंड आता है इसका वो 1958 में आता है, और जो दूसरा खंड इसका आता है वो 1960 में प्रकाशन में आता है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि झूठा सच निर्विवाद रूप से यशपाल जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उपन्यास तो इन्होंने कई लिखे, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या उपन्यास, देशद्रोही, लेकिन अपने आप में झूठा सच उपन्यास आपको विभाजन की त्रासदी और भयावह स्थिति उस मंजर को समझना है, तो इससे इतर आपको कोई उपन्यास नहीं मिलने वाला है। 1942 से लेकर 1957 तक का वो चित्रण इनमें बहुत ही खूबियों के साथ किया गया है। वतन और देश इसका पहला भाग है। केंद्र इसमें पंजाब का लाहौर है, और ये कुल उपन्यास जो विभक्त है, यानी पहला पार्ट वतन और देश, ये 17 खंडों में विभक्त है। और जो देश का भविष्य करके 1960 में आता है वो कुल 19 खंडों में विभक्त है। आपको ये परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके से आजकल जो है नेट का पैटर्न है, कुछ फैक्ट जो है इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। जालंधर, अमृतसर, लखनऊ और दिल्ली, यहाँ इन स्थानों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। उपन्यास लाहौर के भोला पांधे की गली से शुरू होता है, जहां मास्टर राम लुभाया और बाबू राम ज्वाया की माता का देहांत हो जाता है। और पड़ोस की महिलाओं में मेला दे, लालो, करतारो, संत कौर, पीतम दे और जीवा मिलकर स्यापा, यानी स्यापा करना, तो मतलब कि वहां का विलाप करने को स्यापा कहते हैं। सबसे पहले आप पात्र परिचय प्राप्त कर लें, जिससे आपको उपन्यास समझने में कोई कठिनाई ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि भोला पांधे गली में दो भाई रहते हैं। एक भाई का नाम है राम लुभाया, एक है राम ज्वाया। राम ज्वाया जो होते हैं वो बड़े होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन छोटा भाई राम लुभाया जो जीवन भर मास्टरी का काम करता है वो छोटा होता है, वो उतना धनी भी नहीं होता। भोला पांधे ही गली में एक किराए के मकान में वो रहता है, अपना गुजर बसर करता है। और इनकी पत्नी इनके साथ भागवंती, यानी राम लुभाया की पत्नी भागवंती होती हैं। और जो राम ज्वाया हैं,
राम ज्वाया ठाट बाट से रहते हैं, यानी ये समृद्ध परिवार में होते हैं। अब ये होता है कि जो माता होती हैं उनका गुजर बसर कैसे हो, तो माता ज़्यादातर समय अपने बड़े बेटे राम ज्वाया के पास ही रहती थी, लेकिन कभी कभार जो है बहू से जब भी झगड़ा लड़ाई या कुछ भी हो जाए तो रूठ के राम लुभाया के यहाँ चली जाती थी, यानी छोटे बेटे के यहाँ। जब वहां जाती देखती तंग घर है, उतना आलीशान घर नहीं है, सब कुछ उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, तो कुछ दिन रह के चली आती थी। लेकिन हुआ क्या, जब उनका निधन करीब था, ऐसा समय हुआ कि वो गई और बीमार हो गई और मृत्यु जो है वो छोटे बेटे राम लुभाया के यहाँ हो गया। और अपने यहाँ पे तो ये भी होता है कि मृत्यु हो गया तो बहुत अच्छे से, अगर आप बहुत रईस वाले हैं और जिनके ठाट बाट से बेटे अच्छे खासे कमाते हो, तो बहुत अच्छे से उनका क्रियाकर्म होना चाहिए, वो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है। तो यहाँ पे शुरू हो जाता है, यानी जब शुरुआत ही उपन्यास में होता है कि निधन से शुरुआत होता है, और फिर निधन से शुरुआत होता है कि कैसे जैसे मांगलिक कार्यक्रम, मतलब कि क्योंकि वो उम्र दराज थी तो बहुत ही अच्छे से उनका अंतिम दाह संस्कार होना चाहिए, जो भी पूजा पाठ होना चाहिए वो बड़ा बेटा करेगा या छोटा करेगा, क्योंकि छोटे के पास उतना धन है नहीं। तो इसमें ही बातें शुरू होती हैं, कुछ उपन्यास का शुरुआत ही इसी तरीके से होता है। अब एक चीज आपको देखिएगा, जो केंद्रीय पात्र में है राम लुभाया, मास्टर राम लुभाया जो कि छोटे हैं, उनके बेटे का नाम जयदेवपुरी है जो कि केंद्रीय पात्र होता है, और बेटी तारा होती है। जयदेवपुरी तारा का भाई होता है। तारा और जयदेवपुरी दोनों ही बहुत ही ब्रिलियंट। तारा एक तरीके से कह सकते हैं कि सामान्य लड़कियों की तरह नहीं है, बहुत ही समझदार सुलझाऊ लड़की है, नए जीवन जीने की कल्पना करती है, रूढ़ियों को नहीं मानती है, यानी स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है। लेकिन किस दलदल में वो फंस जाती है, उसको सोमराज जैसे जो बीए में पास भी नहीं कर पाता लड़का, हालांकि सोमराज की पहले शादी हो चुकी थी, 3 महीने बाद उसकी पत्नी भी मर जाती है, सोमराज को पसंद नहीं करता। यानी व्यक्तित्व से देखें तो एक तरीके से कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति सोमराज, लेकिन तारा की मजबूरी कि उससे उसका विवाह होता है सोमराज से, उसे पसंद नहीं है। और यहाँ पे जो पंडित राम ज्वाया है, पंडित राम ज्वाया, इनकी बेटी का नाम शीलो होता है, और जो शीलो होती है वो ना पढ़ने वाली ना कुछ करने वाली, लेकिन इनके पास पैसा है, फिर भी जो है बेटी शीलो का ये विवाह कर देते। लेकिन सेठलों का जो है प्रेम प्रसंग जो है उसी गली में जो रतन होता है उससे चलता है, रतन शीलो का प्रेमी होता है। इनके अलावा मास्टर राम लुभाया के 1-2 बच्चे और भी हैं, लेकिन वो मतलब कि केंद्रीय पात्रों में नहीं आते। ऊषा भी है, हरदेव इनका छोटा भाई भी है। अब एक नाम आता है कनक का। क्यों? क्योंकि कनक यहाँ पे जिस तरीके से तारा स्वतंत्र विचारों वाली है, वैसे ही कनक जो साहित्य प्रेमी है, जिनके यहाँ पे जयदेवपुरी पढ़ाने जाता है गिरधारी लाल के यहाँ, पंडित गिरधारी लाल ऊंचे कुल से आते हैं, और ये कनक उनकी पुत्री होती है। इनकी 3 पुत्रियां होती है, कनक भी होती है, कांता भी होती है। एक कनक, कांता और आई थिंक एक और लड़की है, आगे नाम बताएंगे, याद नहीं आ रहा है। तो ये 3 इनकी पुत्रियां होती हैं, जिनमें कांता जो बड़ी लड़की होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है, तो उसका पति नैयर होता है, बहुत घर में इनका चलता है। और कनक पुत्री होती है पंडित गिरधारी लाल की। गिरधारी लाल एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि जैसे संभ्रांत परिवार है, बड़े खुले विचारों वाले, लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता है, उस तरीके से तो कनक बिल्कुल ऐसे पली बड़ी है। अब प्रेम प्रसंग जयदेवपुरी से चल पड़ता है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के बारे में जयदेवपुरी को अपनी हैसियत पता होता है कि कनक जहाँ उच्च घराने की है, ब्राह्मण है, और ये इस तरीके से संबंध कैसे हो सकता है। ये तो हमने कथानक का बहुत ही संक्षेप में सार बताया। गौण पात्रों में असद, असद वही है जिनसे जो तारा होती है वो प्रेम कर बैठती है। ये लाहौर का कामरेड युवा कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, तारा का प्रेमी होता है। यहाँ पे एक डॉक्टर प्राणनाथ करके आएंगे। ये डॉक्टर प्राणनाथ होते हैं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। बाद में इनकी तारा से शादी भी होती है, और बचपन में प्राणनाथ को लगभग 8 सालों तक इनके पिता जो होते हैं, किसके, यानी मास्टर राम लुभाया, बेचारे जीवन भर करते हैं, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा रहती। तो 8 साल तक इनको बचपन में पढ़ाया था। आज डॉक्टर प्राणनाथ बहुत बड़े अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हो चुके हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात है कि वो अपने गुरु को भूलते नहीं। सोमराज ये वही है, सुखलाल साहनी का पुत्र है। सुखलाल साहनी इसी का पुत्र होता है सोमराज, जिससे तारा का विवाह होता है, वो भी जबरदस्ती होता है। पंडित गिरधारी लाल के बारे में बताया कि ये जो जिनकी पुत्री का नाम है कनक कांता, और एक करके कनक कामिनी, आई थिंक कुछ और एक है, तो कंचन करके, हाँ, एक लड़की जो है इनकी छोटी वाली कंचन है। कनक मझली है, कांता सबसे बड़ी है, कांता का पति नैयर होता है। पंडित जो गिरधारी लाल हैं, ये नया हिंदी पब्लिकेशन के मालिक होते हैं और कनक के पिता होते हैं। ये बहुत पहले मानते हैं किसको,
जब इनके घर जयदेवपुरी को यही कहते हैं कि हमारी बेटी को आके साहित्य के बारे में पढ़ा दिया करो, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दोनों के प्रेम प्रसंग की बात, तो बात बीच में आ जाती है हैसियत। हैसियत बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी ये जो नैयर इनके दामाद होते हैं, ये तो वकील होते हैं कांता के पति यानी कनक के जीजा। अब यहाँ पे जो ये क्या नाम है इनका भाई जो पुरी है, जयदेव पुरी, वो पैरोकार पत्रिका का संचालक होता है। और कहाँ पे, ये जो पैरोकार पत्रिका के संचालक का नाम होता है करमचंद कशिश। एक दौलू मामा का जिक्र आएगा जब आप देखेंगे दंगा शुरुआत में होता है। एक शरीफ भोला आदमी जो अकारण वो बलवे की बलि चढ़ जाता है, दौलू मामा को मारकर फेंक दिया जाता है और पूरा गली उनको, बोला पांडे की गली में सब लोग दौलू मामा को बहुत मानते हैं। दौलू मामा, आप कह सकते हैं कि उस गली के बच्चे बच्चों के लिए वो मामा थे। गौस मोहम्मद एक प्रकाशक है जो इनको काम देता है। बेचारे बहुत ही तंगी से जयदेवपुरी गुजारा करते हैं और इनको इतिहास का कोई पुस्तक होता है उसका अनुवाद करने के लिए देता है। लेकिन एक समय आता है कि ये भी बलि का बकरा बनता है, गौस मोहम्मद को भी मार दिया जाता है और 500 कुछ रुपए जो बाकी रह जाते हैं, बेचारा इतना मेहनत करके जयदेवपुरी जब देने जाता है वो पैसे भी उसको नहीं मिलते। महाजन करके ये कम्युनिस्ट कार्यकर्ता महाजन है। कृष्ण नारायण अवस्थी, ये यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री होते हैं कृष्ण नारायण अवस्थी। यहाँ पे राजनीति भी बराबर चलती रहती है। मेहर कौन होता है, ये दंगे में भटके तारा का साथी होता है। तारा उस दंगे में एक तरीके से बहुत ही पीड़ित होती है क्योंकि नब्बू नाम का, ये जब इसका सोमराज से शादी हो जाता है तो ये होता है कि बलवे की भेंट चल जाती है। इसके यहाँ पे, इसके घर पे हमला होता है, सोमराज सानी वगैरह को तो साइड कर ही दिया जाता है। ये नब्बू नाम का व्यक्ति जो है तारा को लेके, मतलब कि बलवे में लेके चला जाता है और बलात्कार करता है और वहाँ पे उसको मेहर साथी मिलता है। हाफिज इनायत अली, ये नब्बू के मोहल्ले का हाफिज है, यानी जिसने जो है बलवे में, क्या नाम है, उसको, तारा को जो है तारा के साथ गलत काम करता है। विश्वनाथ सूद, ये पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। उर्मिला का एक प्रसंग आता है। उर्मिला, जैसे इनके पिता बहुत सारे कोचिंग भी कराते थे, तो उर्मिला के पिता जो है वो अपनी बेटी और बेटे, इनका उर्मिला का भाई भी होता है, तो उसको कोचिंग शुरू से लगवाते हैं। तो एक समय आता है कि पिता अस्वस्थ होने के कारण फिर जो है इसका एग्ज़ाम होता है उर्मिला को, तो जो मरी जो है, मरी घूमने के लिए इनके पिताजी ऑफ़र करते हैं जयदेवपुरी को, क्योंकि जयदेवपुरी जेल से छूट के आया होता, तो कहते हैं बेटा चलो और हमारी बेटी को तो उर्मिला को पढ़ा दो, एटलीस्ट वो जो है मैट्रिक पास हो, क्योंकि मैट्रिक पास शादी के लिए ज़रूरी है। बाद में उर्मिला जो है प्रेम कर बैठती है जयदेवपुरी से और जयदेवपुरी को अपनी आर्थिक हैसियत पता है और जो उर्मिला की माँ जो होती है बेजी, वो बहुत मानती है किसको, जयदेवपुरी को। और कहीं ना कहीं जयदेवपुरी को भी अपनी आर्थिक कठिनाइयाँ पता होती है, जिम्मेदारी पता होती है। तो जब जानती है कि उर्मिला उससे ज़्यादा ही मतलब पढ़ती नहीं है, पूरा ध्यान उस पर वही है, तो बेजी कहती है कि मेरी बेटी में ही खोट है, तो पैसे दे के जो है मरी से, यानी जहाँ पे ये घूमने गए होते, जयदेवपुरी को विदा कर देती है। तो एक प्रेम प्रसंग उर्मिला का आता है, बाद में फिर उर्मिला का जिक्र होगा। एक बंती करके तारा को विभाजन के दौरान मिली संगनी होती है। एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार साहब, एक प्रसाद कांग्रेस के नेता का जिक्र होता है। अग्रवाल साहब, ये दिल्ली का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब का युवा पुत्र होता है। अग्रवाल जो कि दिल्ली का बहुत बड़ा व्यापारी है, और पुरुषोत्तम उसका युवा पुत्र है। नरोत्तम मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। तो दोनों हो गए, पुरुषोत्तम नरोत्तम दोनों ही, क्योंकि दिल्ली के बड़े व्यापारी का नाम अग्रवाल साहब, इनका पुरुषोत्तम और नरोत्तम करके बेटे हैं। मिस्टर रावत सचिव गृह मंत्रालय के हैं। पीएस गिल जो विभाजन का दंश झेल चुका युवा है, पीएस गिल। निरंजन चड्ढा मुर्शी का प्रेमी है। माथुर पुराना दोस्त। जया जो पुरी और कनक की बच्ची है, यानी पुरी और कनक की जब शादी हो जाती तो बच्ची जो होती है उसका नाम जया है। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की है। और शीलो हमने बताया था ना, वो उसके शीलो जो है इसके बड़े पापा की लड़की पड़ेगी, वो शीलो यानी तारा की चचेरी बहन। पूरणदेई ये सीता की माँ है ना। तारा के मोहल्ले की लड़की सीता हो गई और पूरणदेई उसकी माँ हो गई। डॉक्टर श्यामा, डॉक्टर और कांग्रेस की बड़े लीडर में आते थे। अब यहाँ पे आपको देखिए कि झूठा सच उपन्यास के बारे में बताया कि 1942 से जो 57 तक के, अर्थात देश विभाजन के बारे में जो जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। तारा के बारे में हमने बता ही दिया कि कैसे मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील
प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। तारा ही विभाजन की त्रासदी को सबसे ज़्यादा झेलती है। बाकी जयदेवपुरी विभाजन के कारण परिवार से अलगाव हो जाता है। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक बनता है, लेकिन वो समझौता नहीं कर पाता, और क्योंकि समझौतावादी नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाकी संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की जयदेव से प्रेम करती है, विवाह भी करती है, लेकिन आप देखेंगे ना कि फिर वो त्रासदी देखने को मिलेगा कि संबंध विच्छेद भी, वो भी दंश झेलना पड़ता है। बाकी असद के बारे में बताया ही था कि कम्युनिस्ट पार्टी का युवा कैसे उसकी जो है असद से वो प्रेम करती है तारा, लेकिन फिर वो स्वीकृति नहीं मिल पाता। बाकी प्राणनाथ शीलो रामजोया की पुत्री बता ही दिया। पंडित गिरधारी लाल नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक, वकील करमचंद कशिश दौलू मामा रतन शीलो का प्रेमी, महाजन कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस, और हाफिज इनायत कौन है, उर्मिला कौन है, एडिटर कौन है, इन सारे लोगों के बारे में यहाँ पे पूरणदेही। और ये तो जितने पात्रों का नाम दिया गया है, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे चीज़ें तो है पढ़ने को मिलेगा जब आप उपन्यास को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास अपनी प्रकृति में ये महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में आता है। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया, 2 खंड में है, 1958 और 60 में। पहला वतन और देश के नाम से, दूसरा 1960 में देश के भविष्य के नाम से। और पहले खंड वतन और देश में विभाजन का जो वास्तविक कारण है, अब आपको समझना है वतन और देश यानी पहले खंड में बताया क्या गया है। करीबन 500 साढ़े 500 पेज का जो है, आपको इसमें ये बताया गया कि विभाजन का वास्तविक कारण था क्या, क्यों विभाजन हुआ, और विभाजन के समय की वो दर्दनाक स्थिति, कैसे लोग विस्थापित हो रहे हैं, शरणार्थियों की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से ये बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम है क्या। और जब आप दूसरे खंड में देश के भविष्य में जाते हैं तो आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं कि देश तो आज़ाद हो गया, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवी व नेता की प्रगतिशील भूमिका देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। यानी जो आप जिन चरित्रों को उपन्यास के पहले पार्ट वतन और देश में देखेंगे, वो चरित्र आप बिल्कुल बदलते हुए देखेंगे आज़ादी के बाद। जो आपको सच्चा व्यक्ति जयदेवपुरी जैसे लोग जो निष्ठावान है, पत्रकारिता तक छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझौतावादी नहीं है, वही कैसे पैसे लोभ लालच के बाद यानी उन चीज़ों की जकड़ में आ जाते हैं। यानी आप सोच में बदलाव देखेंगे कि आज़ादी के पूर्व का आधार क्या है, आज़ादी के बाद का। इसकी तुलना में जो तारा है यानी सोमराज की बहन, उसकी जयदेवपुरी की बहन डॉक्टर प्राणनाथ, जिनके बारे में बताया था कि तारा के पिता ने बचपन में पढ़ाया था, अरसाज के प्रोफेसर श्यामा पत्रकार, और जो कनक है जिनका प्रेम जो होता है, जिनकी शादी भी होती है तारा के भाई जयदेव से, और इंजीनियर और नरोत्तम, ये ऐसे चरित्र हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्व के निर्वहन में ईमानदारी से अंत तक जुड़े रहते हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहां के जनसमाज का मानसिक गठन, राजनीतिकों के दाव पेच, यानी विभाजन से पहले की बात अलग है। जनसमाज का मानसिक गठन कैसा है, राजनीतिकों का दाव पेच कैसा है, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती खाई कैसा है, देश का विभाजन क्या है, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट रक्तपात और लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविका और संघर्ष की कहानी कि कैसे सामाजिक जीवन विविध क्षेत्रों में चलने वाला धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थ प्रथा, ये सब है। तो देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को जो उत्तरदायी ठहराया गया, उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में जो फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन की आर्थिक संदर्भों में भी व्याख्या की है। वो ये खोजते हैं कि सर्वाधिक मुख्य पहलू क्या है, वो आर्थिक कठिनाइयां हैं। आपने देखा जीवंत प्रयास करते रहे इनके पिता राम लुभाया, बल्कि राम जो आया जो उनके बड़े भाई थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। गली में जो भी इस तरीके से डकैती का काम करा, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जीवन भर न्याय ईमानदारी के साथ चलता रहा, कर्तव्यनिष्ठ होकर, उसको संपूर्ण कठिनाइयों का सामना करने को मिलता है। तो संपूर्ण पंजाब में जो हिंदू थे, ये कहा जाता है कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य ये है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग तो हुए ही नहीं। और फिर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिन पे हम बाद में चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट पंक्तियों पे। एक बार उपन्यास को संक्षेप में आप सबको सार हम बताते हैं कि क्या है।
1958 और 60 में हमने बताया ये प्रकाशन में आया और इंद्रनाथ मदान ने कहा कि रंगों के रूपक के द्वारा इसे लाल से गुलाबी की ओर यशपाल के संचरण के रूप में देखा गया, क्योंकि इसके पूर्व भी उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। अर्थात जो भी इससे पहले उपन्यास लिखे उनमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और नीतियों का वो समर्थन करते, जैसे नायकों की रचना यशपाल करते रहते। वो इससे इसमें यानी इस उपन्यास में थोड़ा सा हटे। चाहे उनका दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही ये सब पढ़ेंगे, उसमें आपको सामाजिक फलक बहुत छोटा दिखेगा। इनमें पार्टी नीतियां प्रमुख होकर आई हैं। जबकि जब ये केंद्र में लाहौर को बनाकर लिख रहे थे झूठा सच का पहला खंड, पंजाब और जो पंजाबियत को समग्रता के साथ अपने में समाये हुए, तो विभाजन की त्रासदी उन पर एक आघात बनकर आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उनकी आंखों देखे सामने हुआ है। इस खंड में भी असद गिल जैसे कम्युनिस्ट पात्र हैं, यानी कम्युनिस्ट पात्र में जिनके वो समर्थन करते थे, तो असद और गिल जैसे कम्युनिस्ट पात्र आते हैं। लेकिन विभाजन की त्रासद पृष्ठभूमि में उनकी किसी क्रांतिकारी भूमिका का उल्लेख संभव नहीं है। पूरे उपन्यास के दूसरे खंड देश के भविष्य में यशपाल ने कम्युनिस्ट पात्रों और उनकी गतिविधियों का समुचित उल्लेख किया है। पीसी जोशी और पीटी रणदीवे की पॉलिटिकल लाइन पर खुलकर चर्चा हुई है। इसका संबंध देश के वर्तमान से ना होकर देश के भविष्य से ज्यादा है। झूठा सच में भी कम्युनिस्ट पात्र हैं, लेकिन उनमें पार्टी और उनकी विचारधारा के बाहर का एक खुला और भरा पूरा संसार है। उपन्यास का आरंभ हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से होता है। लाहौर का एक गली है, भोला पांडे की गली, जहाँ पे मास्टर रामलुभाया की जो माँ है, यानी जो छोटा बेटा है उनकी माँ की मृत्यु से शुरुआत होता उपन्यास का। वो लाहौर जहाँ पे शांत और आपसी सद्भाव वाला जीवन लोग जीते हैं, कोई रंज द्वेष नहीं है, लेकिन वो देखते ही देखते कैसे नेताओं के राजनीतिक स्वार्थों का भीड़ चढ़ जाता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता। इन्हीं आर्य समाजी मास्टर रामलुभाया का बेटा जयदेवपुरी है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मास्टर रामलुभाया ने जयदेवपुरी के जो पिता थे वो आर्य समाजी मास्टर थे, आर्य समाजी मास्टर रामलुभाया। जयदेवपुरी और बेटी तारा झूठा सच के केंद्रीय पात्रों के रूप में विकसित होते हैं। जयदेव पत्रकार है। सांप्रदायिक दंगों में मारे गए जो दौलू मामा है, उनकी मृत्यु पर एक बार उसे टिप्पणी लिखने का एक अंश प्रकाशन में देने को मौका मिलता है, तो बहुत ही निष्ठावान होकर ईमानदारी से वो प्रयास करता है कि दौलू मामा जो सबके प्रिय थे, वो इस बलवे की भेंट आखिर चढ़ क्यों गए। तो उसका मन संवेदना से युक्त भरा हुआ उसने ऐसा लेख लिखा कि वो लेख कहीं ना कहीं उनको समर्पित हो जाए कि इस हिंसे में ऐसे लोग क्यों बलि का बकरा बन रहे हैं जिन्होंने कभी भी कोई रंज द्वेष नहीं पाला। तो उन्होंने कुछ पंक्तियां ऐसे लिख दी, क्योंकि कशिश पैरोकार संपादक थे, पैरोकार के संपादक जहां पे ये जयदेवपुरी काम करता था। तो जब उसने एक अंश लिखा कि तुम्हारे कत्ल के लिए उत्तेजना दिलाने की जिम्मेदारी उन नेताओं पर है जो तुम्हारे जैसे इंसानों को शासन के सिंहासन पर पहुंच सकने का जीना बनाने के लिए जनता को ईंट मारे की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। नहीं, ईंट गारा जैसे होता है कि आपको 2 तल्ले पे चढ़ना है तो ईंट गारे का प्रयोग करके एक मंजिल खड़ा करो। तो दौलू मामा जैसे लोग को ये लोग क्या एक अपना हथियार बनाते हैं। क्या हम सर्वसाधारण स्वार्थों में अंधे और क्रूर लोगों के सपनों के महलों में पहुंचने के लिए जीने ही बनते रहेंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह था किसका? जयदेव का। जयदेव ने एक प्रश्न किया कि क्या जो सर्वसाधारण लोग हैं वो मंजिला पे चढ़ने के लिए, जहाँ पे एक नेता बैठा हो, एक बड़ा पत्रकार बैठा हो, यानी जितने भी स्वार्थी लोग हैं उनके लिए हम क्या सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखें तो एक सीढ़ी बनते रह जाएंगे? हमारी बस यही हैसियत है? क्या सर्वसाधारण अपने नेताओं को मानवता की कसौटी पर जांच कर नहीं परखेंगे? क्या वो अपने स्वार्थों के लिए सर्वसाधारण को अंधा बना देना ही धर्म की रक्षा, प्रजातंत्र और जनवाद है? उसने यही क्वेश्चन किया। और जयदेवपुरी की इस टिप्पणी पर जैसे ही कशिश के पैरोकार संपादक को मिला ये पत्र कि वो राजनीति पे इस तरीके से बोल रहे हैं, राजनीतिक नेताओं पे ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं, वो उनको पैरोकार के संपादक कशिश उसको बुलाता है और कहता है कि आज से तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना है। यानी पहला समझौतावादी दृष्टि, यानी राजनीति और नेताओं के प्रति हताशा का स्वर बहुत स्पष्ट था। अगर वो संपादक चाहता तो वो भी सुर में सुर मिला सकता था, लेकिन नहीं, वो चाटुकारिता करता, क्योंकि उससे ही उसके पद और काठी बढ़ता। झूठा सच के समर्पण में यशपाल इन 2 पक्षों को ही आमने सामने रखे उपन्यास के नामकरण की ओर संकेत करते हैं। एक ओर जनसमुदाय है जो सदा झूठ से ठगा गया, और दूसरी ओर झूठ का व्यवसाय करने वाले नेता।
इसीलिए तो उपन्यास का नाम ही है झूठा सच। सच तो सबके सामने आ रहा है लेकिन वो झूठा है। एक तरफ पूरा वो भोले पांदे की गली के लोग बेचारे सीधे साधे झूठ से ठगे जा रहे हैं, दूसरी ओर झूठ का व्यवसाय करने वाले नेता जिनके द्वारा झूठ से छली जाकर भी जनता सच के प्रति अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ती। वो उसी को जिताती है, उसी के पीछे चलती है जिसको पता भी होता है कि यही व्यक्ति हमको छलने वाला है। और जो उपन्यास का जब दूसरा खंड आप देश का भविष्य पढ़ेंगे तो उसमें यशपाल कांग्रेस की जन विरोधी राजनीति और उसके दूरगामी परिणामों की ओर संकेत करके अंततः उसे मुक्ति का आह्वान करते हुए देश के भविष्य को देश की जनता के हाथ में होने की घोषणा कर देता है। और ये जो उपन्यास है इसके रूसी अनुवाद की भूमिका लिखते हुए चिलिशेव ने कहा था, रूसी अनुवाद किया था चिलिशेव। इस सवाल को उठाते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये बहुत से लोग हैं, सूत जी जैसे लोगों से कहीं अधिक है। ये वो भूखे लोग हैं जो अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी शरणार्थियों को दे देते हैं। ये साहसी नवयुवक और नवयुवतियां हैं जो धार्मिक कट्टरता की आग को बुझाने के लिए कृत संकल्प है। जैसे हमने कहा था लास्ट में, चाहे तारा हो या कनक हो, गिल हो, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो दृढ़ संकल्पित रहते हैं। वो समय के साथ बदलते नहीं हैं, लेकिन जयदेवपुरी जैसे लोग बाद में बदल जाते हैं। लोग लालच के वशीभूत होकर और सब कुछ जनता के हाथ में छोड़ देते हैं। और जब अंत होता है उपन्यास में तो डॉक्टर नाथ बहुत बड़ी बात कहते हैं, डॉक्टर प्राणनाथ। इनका स्वगत कथन पूरी तरह से प्रतीकात्मक लगता है कि इसे विश्वास होता है कि कहते हैं कि जनता निर्जीव नहीं है और वो सदा मूक भी नहीं रहती। तो एक ऐसा मध्यवर्गीय लेखक यशपाल जो झूठा सच को एक बड़ा और सार्थक रूप देता है मध्य वर्ग के चित्रण करने में, कि कैसे रामजोया, रामलुभाया, जयदेव तारा, पंडित गिरधारी, कनक, नैयर, प्राणनाथ और पंजाब के असंख्य परिवार मध्यम वर्ग के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पारिवारिक स्वार्थों का तनाव और सम्मिलित परिवारों का विघटन, आर्थिक संकट, साधनहीन श्रेणी की विरासत, संघर्ष के लिए तैयार युवा पीढ़ी आदि झूठा सच के फलक को एक प्रीतिकर विस्तार देते हैं। प्रेम, विवाह, शिक्षा और रोजगार की समस्या, अर्थ अभाव और हीन सामाजिक स्थिति से उत्पन्न जो कुंठा, हीन भाव, इनके अलग अलग रूप में आपको जयदेव और तारा दिखेंगे। उन चरित्रों में ये सारी कठिनाइयां दिखेंगी और एक साथ आपको विवाह की समस्या भी दिखेगी। एक तरफ कनक खड़ी है, दूसरी तरफ तारा खड़ी है, बीच में तारा का भाई जयदेवपुरी खड़ा है। ये इनसे विवाह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हैसियत की बात आ जाती। तारा का विवाह असद से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिकता की बात आ जाती है। तारा का विवाह सोमराज से होता है क्योंकि आर्थिक कठिनाइयां हैं, पिता के पास उतने दहेज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए एक सोमराज से विवाह करती हैं जिनको पता भी है कि पूरे भोला पांदे की गली से लेकर पूरे पंजाब में, जिसके बारे में लाहौर में पता है कि ये व्यक्ति जो है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को थप्पड़ मार देता है, यानी इसका कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी तारा जो है एक तरीके से बलि का बकरा बनती है। तो इस समाज में विवाह की जो समस्या है वो सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्या है। तारा और कनक के माध्यम से लेखक इसके विविध पक्षों पर विचार करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक उपन्यास में जो पात्र है वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहा है, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये बताया गया कि कैसे जो है विवाह, शिक्षा और रोजगार की समस्या एवं अर्थ अभाव और हीन सामाजिक स्थिति से उत्पन्न कुंठा और हीन भाव का सामना ये नवयुवक कर रहे हैं, जो अगर देखा जाए तो किसी भी दृष्टि से समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आते हैं। जयदेव और तारा के चरित्रों में उत्पन्न कुंठा और हीन भाव देखने को मिलता है। इस समाज में विवाह की समस्या सबसे बड़ी और जटिल है। तारा और कनक के माध्यम से लेखक इसके विविध पक्षों पर विचार करता है। गिरधारी लाल इन दो ध्रुवों के बीच जैसे सामंजस्य और संतुलन स्थापित करते हैं। गिरधारी लाल यानी कनक के पिता विवाह को एक सामाजिक आर्थिक समझौते के रूप में स्वीकृति देकर वे विश्वास करते हैं कि सामाजिक आर्थिक चौखटे के बाहर जाकर वह बिखर जाएगा। शीलो और रतन, यहाँ पे शीलो जो होती है वो जो है किसकी बहन होती है, तो बात किया गया था कि जो शीलो होती है वो बहन होती है, यानी एक तरीके से बेटी होती है रामजोया की, यानी इनकी ताऊ की लड़की होती है तारा जो है, और तारा और जयदेवपुरी उनकी ताऊ यानी बड़े पापा की लड़की होती है शीलो। और शीलो का प्रेम संबंध किससे होता है,
शीलो का प्रेम संबंध होता है जो है रतन से। शीलो और रतन का प्रसंग इसी समस्या का एक और पक्ष उजागर करता है। भले ही समाज की दृष्टि में ये तारा पर व्यभिचार को प्रश्रय देने का उदाहरण हो, लेकिन तारा ने शीलो को रतन से मिलाकर सामाजिक क्रांति, विशेषतः नारी मुक्ति की दिशा में एक साहसी कदम उठाया है। उपन्यास के अधिकांश महत्वपूर्ण पत्र मध्यवर्गीय समाज से संबंधित है और वे अपने समाज और परिवेश के प्रति सच्चे और ईमानदार भी हैं। पात्रों की इस वैविध्य के कारण ही झूठा सच वस्तुतः सामाजिक जीवन का महाकाव्य बन सका है। ये लेखक की एक बड़ी सफलता है कि वो प्रमुख और गौड़ दोनों प्रकार के पात्रों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है। तारा हो, पुरी हो, कनक हो, ये तो मुख्य पात्र हैं ही, लेकिन इनके साथ जो गौड़ पात्र हैं, चाहे वो गिरधारी लाल हो, उर्मिला हो, मेहर हो, रतन हो, गौस मोहम्मद हो, नैयर हो, गिल हो, असद हो, मर्सी हो, दत्ता हो, उर्मिला के अलावा शीलो, रतन, भागवंती, पूरण दे, सीता, मिला दे, करतारो, खुशहाल सिंह, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। भगवंती हो गई, पूरण दे हो गई, सीता हो गई, या शुरुआत में जो मिला दे, करतारो, खुशहाल सिंह, ये भोला पांडे की गली के अन्य लोग जो हैं, इनसे, इन पात्रों से लेखक ने गहरी आत्मीयता और संयम के साथ अपने आप को जोड़ा है। बाकी जयदेवपुरी तो उपन्यास का नायक और मुख्य पात्र है। वो अपनी सारी दुर्बलताओं, शक्ति और संभावनाओं के साथ उपन्यास में उपस्थित है। उसके आदर्शों पर धीरे धीरे मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ और उसकी वास्तविकताएं हावी होती चली जाती हैं। सारे जद्दोजहद के बाद परिस्थितियों से वो समझौता करके एक वामपंथी कांग्रेसी और फिर अवसरवादी नेता बन जाता। तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे वो अवसरवादी नेता में तब्दील हो जाता है, ये वतन और देश से जब यात्रा शुरू होता है और देश के भविष्य तक जाता है, तब आप देखते हैं। यदि लेखक चाहता तो अपने पूर्व उपन्यासों की परंपरा में उसे आसानी से कम्युनिस्ट हीरो बनाया जा सकता था, लेकिन ये काम वो उससे ना लेकर गिल जैसे बहुत से दूसरे पात्रों से लेता है। पुरी, जो कि मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और विडंबनाओं का एक प्रतिनिधि चरित्र है, जिसमें विकास के स्थान पर लगातार हास्य ही लक्षित किया जा सकता है। बाकी उपन्यास के स्त्री पात्रों में तारा और कनक दोनों ही समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अपने ढंग से वो दोनों ही मध्यवर्ग के दो भिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। तारा आरंभ में एक साधारण लड़की के रूप में सामने आती है, जिसके पिता बहुत ही सामान्य दर्जे के आते हैं। हालांकि वो मेहनती है पढ़ने में, वो मैट्रिक पास करती है, बीए पास करती है, उसका स्वप्न होता है कि वो एमए भी करे। तो एक साधारण परिवेश से वो आती है, विद्रोहताओं से लड़ने के लिए अपनी सारी सीमाओं के बीच हर मुमकिन प्रयास करती है। उसकी त्रासदी किन्हीं अर्थों में समूचे मध्यवर्ग की ही त्रासदी है। घटना चक्र के बहाव में वो सोमा की तरह बहती नहीं है, बल्कि बहाव को काट कर मनचाही दिशा में बढ़ने का संघर्ष जीवन भर करती है। और जहाँ पे कनक जैसी लड़की, जिसको देखकर सोमराज क्या नाम है, जयदेव को लगता है कि नहीं, इसमें ये बदलाव नहीं है, लेकिन उसका प्रेम बहुत सच्चा होता है। तो कनक अपेक्षाकृत अधिक सहज और सरल है। सारी कठिन और विपरीत स्थितियों के बीच वो अपनी निष्ठा और आस्था को बचाए रखती है लास्ट तक। उर्मिला शुरू में एक अल्हड़ किशोरी है, जो सिर्फ अपनी धमनियों में बहते रक्त के प्रति ही सच्ची है। जब आप पहले पार्ट में देखते हैं कि जयदेवपुरी जब उर्मिला को पढ़ाने जाता है, तो एक बिल्कुल अल्हड़ सी किशोरी है, लेकिन जब बाद में वो गलत समझौतों से लेकर ऊपर उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो अपने जीवन और भाग का निर्माण करने वाली स्त्री में बदल जाती है, तो ये भी एक रूप उसका देखने को मिलता है। इनके अलावा भी पूरे उपन्यास में आपको सैकड़ों छोटे मोटे पात्र ऐसे दिखेंगे जो पंजाब की धरती की बुबास लिए हैं, जो संघर्ष भी करते हैं, जीवन की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। तो इस तरीके से उपन्यास का पहला खंड वतन और देश मुख्य रूप से लाहौर पर केंद्रित है, और लाहौर पे केंद्रित होने के साथ जीवन का लोक रस, रीति रिवाज, आचार व्यवहार, बोली, फेरी वालों की आवाज, गीत, यहाँ तक कि गाने भी सुनने को मिलते हैं। उनके पिताजी जैसे वहाँ पे सुबह सुबह जब सोने की बात होती है, तो जब उठते हैं तो गली में बहुत सुरीली आवाज में एक लोग गाते हैं, तो इनके पिता भी कुछ ना कुछ भजन गाते रहते हैं। तो वो रंगत, वो गीत जैसे लगता है कि हाँ, वो जीवंत कर दे रहा है उस गली को। इसमें आंचलिकता का कोई आग्रह नहीं है। उपन्यास का आरंभ ही राम जोया और रामलुबाई की माँ की मृत्यु से होता है। वो लोग स्यापा करते हैं, स्यापा मतलब विलाप करते हैं। वो सूत्र है जो उपन्यास के भावी विकास के लिए दिशा का संकेत देता है। फिर लाहौर की गलियाँ, बाजार और कुछ जगहों का जिक्र यहाँ बार बार आता है, जिन रास्तों से गुजरते हैं, जहाँ पे दंगे होते हैं। जैसे बाजार में अनारकली जैसे नाम आ गया कि आपको पहचानना है कौन सा उत्तर सही है, किसका जिक्र है नहीं। तो गलियाँ और बाज़ारों में जैसे अनारकली रोड है, माल रोड करके आता है, ग्वाल मंडी का बार बार नाम आता है, और इसी तरीके से मजंग करके है, नीला गुंबद है, बार बार शामली के दरवाजे का नाम आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अनारकली, माल रोड, ग्वाल मंडी, मजंग, नीला गुंबद, शामली, भाटी दरवाजा करके आता है, भोला पांडे की गली,
इनसे ये सब लगते हैं, अनारकली, माल रोड, ग्वाल मंडी, मजंग, नीला गुम्बद, ये सब भोला पांडे की गली से लगते हैं। और सहसा जैसे लगता है कि समूचा लाहौर मूर्त रूप से सामने खड़ा है। स्यापे में जो नाइन को बुलाया जाता है, कौला नाइन आती है, यदि शुरुआत में होता है कि नाइन को बुला के जो उनका जब क्रियाक्रम होता है, तो फिर स्यापा करना, विलाप करने के लिए कौला नाइन को उलाहना दिया जाता है। तो वो उलाहना देती, बोल मेरी ये रांगड़ी है, राम जी का नाम, फेरी वाले चिल्लाते हैं, ले लो जी केले ले लो, यानी बेचने के लिए केले आते हैं। फिर आप देखेंगे कि भोला पांडी गली में जब केले बेचने वाले आते हैं कि सब सांप्रदायिकता का जो है एक रोग फैल जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि कैसे हिंदू को समझाने के लिए वहाँ से कमिटियाँ आती हैं। और फिर धीरे-धीरे मतलब जो एक गली में बदलाव आपको शुरू से लेके अंत तक उपन्यास में वो देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही साधारण सा गली और धीरे-धीरे वो कैसे बदलाव में बदलता चला जा रहा है। चिल्लाते हैं कावल कंधार लोग, भागवंती गाली देती है, ये छूटे चुगली लगाने वाले बच्चे पिट्टे, एड़ी चिरे मारे, ये सारी चीज़ें उपन्यास की प्रामाणिकता को स्थानीयता की दृष्टि से पंजाब के जनजीवन में लोगों को सराबोर कर देती है। बाकी तो झूठा सच एक श्रेष्ठ सफल जनजीवन और पंजाबी रंगत देने वाला उपन्यास है ही। भाषा की दृष्टि से भी देखें तो वाक्यांश का प्रयोग वगैरह इस तरीके से किया गया है कि आपको लगेगा कि नहीं, हम उपन्यास में बिल्कुल खो से गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको। तो यहाँ पे उपन्यास के बारे में बहुत ही तो संक्षेप में बताया गया। और जैसे ही उपन्यास का आप पहला भाग ना भोले पांडे की गली और ये सब खत्म करेंगे, यानी पहला वाला तो हमने बता ही दिया कि भोला पांडे की गली से शुरू होने में मध्यवर्गीय परिवेश में बहुत जो साधारण हैसियत वाले लोग रह रहे अपने दैनंदिन अभाव के बीच, पारस्परिक सौहार्द है, प्रेम में मोहल्लेदारी की भावना भी है। और गली में आर्य समाजी मास्टर राम लुभाया, राम जोया, ये सब रह ही रहे हैं, बड़े प्रेम से सब रहते हैं। और इनके अलावा कुछ सुधारवादी आग्रह और कुछ कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जो है सादगी का जीवन भी वो जीते रहते हैं। जयदेवपुरी के पिता तारा और वो उनके ही संतान है। ये परिवार इस गली में किराए के मकान में रहता है और भी ऊपर के हिस्से में बड़ी कोठरी, रसोई और बरामदा है। नीचे जो मकान मालिक का कपड़े का गोदाम भी है, वहीं आंगन में नल भी लगा हुआ है। चूंकि गोदाम ज़्यादातर बंद रहता है तो नीचे का वो हिस्सा भी वक्त ज़रूरत परिवार के हिसाब से ले ही लिया जाता है। 4 बड़े बच्चे और पत्नी के साथ मास्टर राम लुभाया, वैसे मास्टर राम लुभाया नहीं जो जयदेवपुरी हैं, और तारा इनके 2 भाई बहन और मिला के तो 4 बच्चे हैं। लेकिन किराए के उसी मकान में गुजर करते, जीवन भर पढ़ाते, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आता। उनकी माँ बड़े और अपेक्षाकृत सुसंपन्न बेटे बहू राम जोया के साथ रहती है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। वो 26 साल से बड़ा बेटा रेलवे में नौकरी कर रहा है और परिवार पे उस चीज़ का प्रभाव भी दिखता है। वो लोग ऊंची गली में 2 नए मकान बना लिए हैं, सामाजिक मर्यादा के हिसाब से बेटे का विवाह कर चुके हैं। और पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जो है, जो इनके क्या नाम है, इनके ताऊ जी है, वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। और जो दूसरी इनकी ताई जी आती हैं, बड़ी तेज दिमाग और घमंडी भी है। तारा की उम्र की उसकी एक बेटी सीलो भी है, उसकी सगाई भी हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ये भी दिखेगा कि परिवार में कितना अंतर है। बाकी कैसे विभाजन और ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियाँ कैसे चीज़ें चलती है, बहुत ही राजनीतिक उठापटक भी आपको इसमें देखने को मिलेगा उपन्यास में। बाकी विभाजन की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे क्या रहा, ये तो इसका एक अंश बस है। और विभाजन संबंधी की कैसे जब विभाजन होता है, यानी जब देश की विभाजन की कीमत पर मिली आज़ादी को एक ऐसे भयावह मंजर के रूप में देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे आज़ादी मनाने को तैयार ही नहीं थे कि हमको आज़ादी मिली है। कम से कम ये वो आज़ादी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी लोगों को जिसकी कल्पना इन लोगों ने की थी। स्वाधीनता की लड़ाई के लिए लोग साथ में बलिदान दिए थे। विभाजन 20वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटना थी। किसी को कोई खुशी नहीं, जिसके लिए ये वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और ये स्वाभाविक भी था। एक हंसता खिलता पूरा एक कुनबा बिखेर दिया गया था। चंद महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे बड़ा घटना था। इस लेखन की मुख्य विशेषता तो यही है ना कि कथा साहित्य सबके सामने उस त्रासद घटना को बहुत सीधे रूप में रखता है, या फिर उन लोगों को भी इससे जोड़ता है जो त्रासदी से सीधे नहीं जुड़े थे। चूंकि देश के इस दुखद विभाजन से सीधे तौर पे प्रभावित पंजाब और बंगाल थे, क्योंकि ये था ना कि जैसे मान लीजिए पूरा पंजाब है तो ये था कि क्या पश्चिमी पंजाब जो है वो जो है कट के पाकिस्तान में जाएगा कि नहीं जाएगा। यही कंडीशन बंगाल की थी कि बंगाल का पश्चिमी हिस्सा कहाँ रहेगा, पूर्वी हिस्सा। तो ये लोग तो सबसे ज़्यादा ना त्रासद को झेले थे। हम आप क्या महसूस कर सकते हैं। तो अधिकतर उपन्यास हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बांग्ला में लिखे गए थे। जो लोग पाकिस्तान चले गए, जिनके बचपन और किशोरावस्था इधर ही बीते थे,
मतलब कि कुछ लोग थे जो पूरे समय जो है भारत में बिताए, लेकिन पता लगा इतना हिस्सा काट के इन्होंने कहा कि नहीं, ये वाली गली तो आपकी यहाँ पे जो रह रही है तो भारत में आएंगे, लेकिन यहाँ से जो कट के लोग हैं ये पाकिस्तान में जाएंगे। ये तो पता ही नहीं चला कि कौन पाकिस्तान बन गया, कौन भारत बन गया। किसी का बचपन यहाँ बीता तो बड़े होके यहाँ बीता, किसी के परिवार के माता पिता यहाँ तो किस लोग वहाँ। तो बचपन और किशोरा अवस्था की स्थिति, जैसे ऐसे में अब्दुल्ला हुसैन, इंतजार हुसैन जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार भी आते हैं जिन लोगों ने लिखा था। विभाजन को केंद्र में फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रेंच लेखकों ने लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लॉपियर की तरह और भी घटनाएं लिखी गई थी। लेकिन जो बलवे हुए थे देश विभाजन को केंद्र में बना के बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया। लेकिन ये जो उपन्यास है वो आपको झकझोर देने वाला उपन्यास है। हालांकि हम यहाँ पे विस्तार से बात नहीं करेंगे। हम एक HPSC का, ऐसे हरियाणा PSC करके एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ पे आपको हर एक उपन्यास को मेंस की दृष्टि से लेके चलेंगे। इस चैनल पे बहुत बच्चों की शिकायत थी, तो क्योंकि वहाँ पे लिखित परीक्षा है तो हम जल्द ही आपको ये उपन्यास करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। जैसे विभाजन से प्रभावित पंजाब और उनके सामाजिक जनजीवन का अंकन, ऐसे कुछ टॉपिक लेके कराएंगे जिनसे हम मेंस की राइटिंग कर सके कुछ इस आधार पे, ताकि आप HPSC के लिए तैयार हो तो कुछ उस तरीके से आपके पास ठोस तथ्य हो। यहाँ पे तो आपको UGC नेट की दृष्टि में हमने कथानक के बारे में बात किया। अब जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रमुख उद्धरण आते हैं, इनको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे जो पैरोकार का कशिश जो संपादक होता है वो समझाता है किसको, जयदेवपुरी को, कि जर्नलिज्म यानी जो पत्रकारिता वो तो सियासत का जहाज है। जो पत्रकारिता है वो सियासत का क्या जहाज है, बैठ के जाना चाहते हो तो भाई इतना निष्पक्ष होकर नहीं किया जाता। वो चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबो ले। ये कशिश जी संपादक पैरोकार ही जयदेव को समझाते हैं। एडवर्टाइजमेंट आर द स्टीम ऑफ द सीफ ऑफ जर्नलिज्म, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास से लिया गया है, किसने कहा है। इसके बाद एक पत्रकार के काम की विशेषता ये है कि वो अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं का वर्णन करे, ये समझाते हैं जयदेवपुरी को। तो ये लेखक ने कहा है। फिर लेखक ने कहा सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं, और जयदेवपुरी को ये अच्छा भी नहीं लगता है, उसके अंदर सारा हुनर। लेकिन फिर वही है, पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। देखिए ये कशिश जी संपादक है जो सवाल समझाते हैं कि जो पत्र की जनप्रियता होती है बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये नहीं कि जैसे दौलू मामा का निधन हुआ और जयदेवपुरी अंदर से हिल गया तो सोचा कि लाओ दौलू मामा को याद कर लेते, तो उन्होंने कहा नहीं, जनता की भावनाओं में बहना बहना नहीं है, दिशा दिखाने के लिए। लेखक कहता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दी गई है। आपने ये चीज़ उपन्यास में महसूस किया होगा कि किस तरीके से सोमराज जो है वो BA पास नहीं कर सकता, और अगर सोमराज BA नहीं पास कर सकता तो सोमराज से शादी जो होगी तारा की वो कैसे पास कर सकती है। मतलब ये सोच आपको देखने को मिलेगा कि पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं है कि हीन बनाया जाए, लेकिन लेखक कहता है लोग बना देते हो उसको, कि तुम्हारा पति जो है तुमसे कमतर है तो तुम उससे ऊंचे कैसे जा सकती हो। और लेखक यहाँ पे यानी यशपाल जी द्वारा ये कहा गया है कि स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में समझ लेती है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व की बात नहीं करती है। लेखक कहते हैं कि सफेद पोस्ट निम्न मध्यवर्गीय के लिए अपने गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है। यहाँ पे लेखक कहता है स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पैरों में ताप की भांति होता है। ये तब कहने का आता है जो नारीत्व के बारे में, कि कैसे जो भोला पांति की गली मौसम के हिसाब से बदलता है, और इतनी गरीबी है वहाँ पे कि तन ढकने के लिए उन्हें भी नहीं पता कि कब क्या पहनना है, कैसे करना है। तो स्त्रियों के जीवन से कहते हैं कि लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पैरों में ताप की भांति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति तो रहती नहीं है, कुछ भी पहन लो, लेकिन जैसे ही जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती हैं और जान जाती हैं कि उनके जीवन की परिणति उनकी आकर्षण शक्ति में है, तो ये आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती है। लेखक कहता है पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का राय, इन मरे मुसलमानों का राष्ट्र दिल्ली लखनऊ आगरा में रहा होगा, पंजाब तो हमारा है, हम लेके रहेंगे। आप देखते हैं तारा सिंह वगैरह, बाद में उन लोगों को भी गुस्सा आता है कि कैसे लोग बांट रहे हैं, सिखों को बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं आपस में। और लेखक यहाँ पे कहता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। जब वो गली में चर्चा होता है तो वहाँ पे सब बैठी रहती है, तो कहते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है।
ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं, वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। डॉक्टर प्राणनाथ, संपत्ति के आधार पर संप्रांतपनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अलावा और भी है क्या? ये डॉक्टर प्राणनाथ का कहना है। यह स्त्रियां ये सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लाइक कर सकता हूँ। प्राणानाथ, डॉक्टर प्राणनाथ जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वो तारा को यहाँ पे बहुत अच्छी बातें समझाते हैं। वो समझाते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्त्रियां हैं, जैसे जब तारा उनके यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो वहाँ की स्त्रियां ये समझ लेती हैं कि प्राणनाथ उनको गलत दृष्टि से देख रहा है तारा को, या उससे विवाह कर सकता है। और तारा का समय वही लगभग 19 साल की है और प्राणनाथ लगभग 30 साल के हैं। 11 साल का गैप है और प्राणनाथ तो ये सोच भी नहीं सकते थे तब। लेकिन लोगों की मानसिकता क्या होती है, तो यहाँ पे स्त्रियों की मानसिकता को भी उन्होंने दिखाया है कि कैसे स्त्रियां जो है, ये स्त्रियां क्यों, क्योंकि कुएं के मेढक के समान है, तो इनका सोच विचार कैसे हो सकता है। ये स्त्री तो सोच भी नहीं सकती है कि एक स्त्री, मतलब ये बताते हैं कि इनका अस्तित्व इनका सेक्स है समझो, और ये सोच भी नहीं सकती तारा जैसी इंडिपेंडेंट सोच वाली लड़की क्या शरीर से बाहर भी कोई दुनिया है लड़कियों की। तो कहते बल्कि सेक्स के लिए भी श्रेणी के पुरुष जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती है, हाथ आगे पुरुष को हाथ निकलते ना देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारीत्व के आकर्षण से ईर्ष्या है, तो उनको समझाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। लेखक कहता है इटली की 16 फरवरी के बयान में कहा गया कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। ये लेखक का कहना है। कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के आकरण के पैतरों को परिचय पाने का यत्न नहीं करती। ये लेखक कहता है वो जो नैयर होता है और नैयर का कनक से संबंध को दिखाता है। सभी पात्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों का अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। ये लेखक पुरी के पैरोकार से निष्कासन पर कहते हैं। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। ये कौन कहता है? पुरी, कि साधनहीन होकर भी मैं सम्मान चाहता हूँ। साधन होने पर तो सम्मान खींचा चला आता है। देखिए, दो चीजें कंट्राडिक्टरी बात है। साधनहीन होकर भी कहता है पुरी, एक समय होता है कि पुरी के पास साधन तो नहीं है, लेकिन उसको सम्मान हर जगह से मिल रहा है। जब उसने बहुत बड़ा दौलू मामा को समर्पण भरा लेख लिखा था और उसको पैरोकार से निकाल दिया गया था, तो सब लोग, असद से लेके जितने भी लोग थे, लीडर लोग, सब उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन वो कहता है बाद में कि साधन होने पर तो सम्मान अपने आप खींचा चला जाता है। और कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे होता नहीं कि कभी आपने जीवन में इतना त्याग किया हो कि आपके त्याग की बड़ाई करने के लिए सब है, लेकिन आपकी आर्थिक कठिनाई का समाधान किसी के पास नहीं है। ये जब जयदेवपुरी खुद से आहत होता है, उसको लगता है कि कलाकार या लेखक जिसकी ध्वनि, चाहे वो गिरधारी लाल हो चाहे उनकी बोटी कनक हो, सबको पसंद है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ इतनी हैं कि उसके पास मेज और कुर्सी रखकर लिखने भर का जगह नहीं है, ये किसी को नहीं दिखता। तो वहीं पे कहा जाता है कि कलाकार या लेखक का यश जो होता है वो पोला ढोल जैसा होता है जिसकी गूंज दूर तक तो जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। अब वो सोचता है अन्य सब सम्मान तो शिष्टाचार मात्र है, पैसे का बल ही तो वास्तविक सम्मान है। ये पुरी के संदर्भ में लेखक बताता है, क्योंकि एक समय बाद इंसान समर्पण कर देता है ना, उसको समझ में आ जाता है। और आप देखते हैं इसलिए देश के भविष्य तक जाते जाते दूसरे पार्ट में जो है जयदेवपुरी समझौता कर चुका होता है, बदल चुका होता है। सन 42 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार, बंदूक, पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब पूरी सुनता है कि लोग निधड़क तलवारें, बर्छे और बंदूकें जमा कर रहे हैं। कुछ लोग पानी के नल कटवाकर कड़ाबीने तोड़ेदार बंदूक भी बनवा रहे हैं। अफवाह गर्म थी कि लाल माधो शाह और सुखलाल के यहाँ से हिंदू की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200-250 में चाहे जितनी बंदूक पिस्तौल लो। ये लेखक का कहना है। गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो रतन आदि की करतूत की प्रक्रिया ही थी, पूरी जैसा लिबरल भी हर हर महादेव कहने लगता है। यानी पूरी कभी ये सब नहीं कहता जय बजरंगबली हर हर महादेव, लेकिन जब गली में मुसलमान आक्रमण करते हैं तो रतन जो कि उसका पड़ोसी है, वो भाई भाई करके पूरी भाई चलो इन लोगों को मारे क्योंकि हमारी गली पे हमला कर रहे हैं, वो भी हर हर महादेव के नारे लगाता है। तो परिस्थितियाँ इंसान को कैसे बदल देती है ये दिखाया गया है। मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था तो क्या उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिया? ये शीलो किससे कहती है? तारा से कहती है, रतन की नाराजगी पर। यानी शीलो तो सच्चा प्रेम रतन से करती है, उसका बच्चा भी उसके पेट में होता है, तो तारा से कहती है ये बात।
शीलो तारा से कहती है कि मैं बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ। लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दे दिल लगी और पाप है। यानी शीलो सच्चा प्रेम को समझती है। भले ही तारा को लगता था ये उच्छृंखल व्यवहार करती है उसकी बहन, लेकिन ऐसा नहीं था। साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। ये लेखक का कहना है। यानी साधारण स्वतंत्रता का अभाव, उसमें अगर चतुरता दिख जाए तो लोग चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसकी प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। ये लेखक का कहना है, क्योंकि जब सब लड़ने जाते हैं बलवे में, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है। ये पूरी गली के लोगों से कहता है। नेहरू पटेल का क्या है, वे तो वेद कारक हैं। सन 45 में वे अहमदगढ़ की जेल में 42 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 46 में सरकार बन गई तो 42 की क्रांति का सब सिला खुद ले लिया। ये पूरी गली के लोगों को इस तरीके से समझाता और कहता है। पंजाब में गवर्नर चंचल के कंजर्वेटिव पार्टी का है, वो अपनी पॉलिसी चला रहा है। उसका ख्याल है कि इटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को दे भी दे तो पंजाब खासकर पश्चिम बंगाल को बचा ले। जानता है तू, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में पंजाब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये रूस के सिर कायम रखना चाहती है यार मेरे। ये पूरी काली से कहता है। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट इटली और माउंटबेटन की स्कीम से खुश नहीं है। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट देना मूर्खता है। अंग्रेज खूब जानते हैं पार्टीशन से दोनों भाग लंगड़े हो जाएंगे। अब तक तो देश का विकास इकाई के तौर पर हुआ, अब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए तरसेगा और शेष भाग कच्चे माल के लिए। पश्चिम पंजाब की रुई दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन में ना। इससे इनके मरते उद्योग जरा जिंदा हो सकेंगे, ये महाजन का कहना है। नैयर, जो कि जीजा है कनक का, वो कहता है कि मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छे लेखक हैं। जयदेवपुरी को कहता है, क्योंकि कनक मानती नहीं, कनक इतना जयदेव से प्रेम करती है तो नैयर की बात सुनती नहीं अपने जीजा को। तो उसका जीजा कहता है नैयर कि हम मानते हैं कि बहुत अच्छे लेखक हैं, हो सकता है वो किसी दिन बहुत बड़े लेखक भी बन जाए, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों की अपेक्षा उनके सामर्थ्य और व्यक्तित्व के अधिक महत्व होता है। गुण का आदर करो, परंतु विवाह को जीवन का सफल बना सकने की दृश्य देखो। समझी? तुम्हें तो मालूम होगा कि टॉल्स्टॉय के व्यवहारों के कारण उनकी पत्नी कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारू हो गई थी। साहित्य और कला टॉल्स्टॉय में भी कम नहीं थी। जरा सोचो, मनुष्यत्व एक चीज है और कला दूसरी। तो ये समझाती है, क्योंकि कहते हैं कि तुम प्रेम कर रही हो जो कहीं ना कहीं जयदेव से, उसके पीछे कला सबसे बड़ी साधना है और तुम उसके कला से प्रेम करती हो। पंडित गिरधारी छोटी बेटी जो मझली बेटी कनक है, उसको भी समझाते हैं कि वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से अस्वाभाविक रुकावटें डालने से मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान होती है तो जरा गंभीरता और संयम से चलना चाहिए। यानी अपनी बेटी को समझाते हैं जो जयदेव से मिलती है इन सब पे। नैयर कहता है स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूरी होता है, संयम ही संस्कृति है, व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। खुदाबंद ने तो मर्द पर फर्ज आयद किया है कि औरत पर रहम करे और उसकी हिफाजत करे, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती है और पालती भी है। खाक रहम और हिफाजत करते हैं, बेहया जहाँ से निकलते हैं उसी की बेइज्जती करते हैं। मर्द मोहब्बत करे तो गुस्सा करे तो उसका सब जोर वहीं पर उतरता है। ये तारा से सहानुभूत में स्त्रियों की बातचीत है, क्योंकि तारा को जो है जिस रात शादी होती है उसके बाद ही जो है तारा को जो है आपने देखा था कि नब्बू करके था, जो है ये बलात्कार करता है, उसके साथ गलत काम करता है। तो फिर स्त्रियाँ जो है सहानुभूति में तारा से कहती हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से स्त्री का सम्मान करना चाहिए ये लोग स्त्री का सम्मान नहीं करते। और सही बात है कि मतलब एक तरीके से कहते हैं कि जहाँ से इनकी पैदाइशी होती है, ये समझते नहीं है कि जहाँ से इनकी पैदाइशी हुई है वो उसका भी ये लोग मान नहीं रखते हैं। तो उसका कहने का मतलब वही होता है कि एटलीस्ट ये लोग उसका मान तो रख ही सकते हैं, लेकिन जो है उसका भी ये मान, यानी अपनी माँ का और पिता यानी किसी का ये मान नहीं रखते हैं। तो उनको उसको समझाने के आश्वासन में कहती है, क्योंकि देखिए कोई भी बलवे हो कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा जो है भेंट स्त्रियाँ चढ़ती हैं, तो इसलिए ये समझाया गया है उपन्यास में। और ये भी कहती है कि हिंदू तो कोई मजहब नहीं, वह एक समाज और संस्कृति है, उसमें विश्वासों का बंधन है। आप भगवान में विश्वास करें तो भी हिंदू, ना करें तो भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। आप चाहे जैसे भगवान में, साकार में, निराकार में, एक ही में या अनेक भगवानों में विश्वास कर सकते हैं। ब्रह्मा, जीव और माया एक मानिए या पृथक पृथक। पुनर्जन्म को भी मानने न मानने की स्वतंत्रता है, व्यवहार की नहीं। इस्लाम ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता। इस्लाम चिंतन का नहीं, विश्वास का मार्ग है। आप खुदा से मुनकिर नहीं हो सकते। आप खुदा से मुनकिर है तो आप काफिर है। खुदा पर भी आप मनचाहे ढंग से विश्वास नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही खुदा
वाहिद मुतलिक लाउल शरीफ खुदा पर इत्काद करना होगा। यही तक हद नहीं है, उस खुदा का एक रसूल भी मानना होगा और वो रसूल केवल मोहम्मद साहब को मानना होगा। आज आपके विज्ञान और साइंस से खुदा के संबंध में तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद साहब पर इस्लाम का इल्हाम नाजिल हुआ था, यह विज्ञान मौजूद नहीं था उस समय। ये कॉमरेड असद, तारा, नरेंद्र, जुबेदा, सुरेंद्र, ये सब ऐसे होते हैं ना कि कॉमरेड साथी जितने होते हैं, ये युवा होते हैं और ये पार्टी को संभालते हैं, ये हिंदू मुस्लिम के दंगे की बात नहीं करते हैं। तो कॉमरेड असद, तारा, नरेंद्र, जुबेदा, सुरेंद्र, हामिद, ये सब आपस में बात होती है। पूरी के विचार स्वगत कथन में है कि स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ, अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। यही वो प्रेम है, पुरुष पर ही निर्भर करता है कि अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। स्त्री जो है वो पुरुषों की दया पर निर्भर है। अब यहाँ पे देखिए, सोच देखिए जयदेवपुरी का, कि स्त्री पुरुषों की दया पर निर्भर है, इसके अलावा प्रेम है क्या? असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के ना चाहने पर उसे दबोच कर झपट कर ले लेता है, और सभ्य समझा जाने वाला स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। तारा का विचार है, जान पड़ता था कि भगवान ने तो उन्हें प्रताड़ित औरतों को भुला ही दिया, परंतु ये लोग भगवान नहीं भुला सकते थे। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता, उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। हिंदू सिख लाए हैं बक्से, संदूक, नकदी, जेवर और बांड। ये लोग मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्के, मुर्गियाँ लिए चल रहे। ये इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा, वही तो उठा कर ले जाएगा। ये तारा आदि को कैंप ले जाने वाले शरणार्थियों का कहना है। बहन जी, सच है, मुसलमान ने हिंदुओं को लूटा है, पर हिंदू सैकड़ों वर्षों से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही जमीन पर रहने वालों में अमीरी गरीबी का इतना फर्क क्यों आ जाता? पंजाब की सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथों क्यों चली जाती? वो सिख ड्राइवर कहता है। बहुत ही दर्दनाक उपन्यास है। और फिर आप जब झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग में जाएंगे, जिसका नाम है देश का भविष्य, तो उसमें उद्धरण आता है, उफ, खलकत पर क्या गुजर रही है, बच्चे रात भर बरसात में भीग कर निमोनिया से मर रहे हैं, लोग फसीलों की आड़ में खंडहरों में ही दिन गुजार रहे हैं, लोग कब्रों की ईंट उखाड़ कर दीवार बनाकर पूस की टट्टियों के नीचे पनाह पा रहे हैं। ये पंडित गिरधारी लाल सा परिवार दिल्ली में, क्योंकि बाद में ये होता है कि गिरधारी लाल जो है अपनी बेटी कांता, कनक और जो है कंचन, इनको लेके दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे खतरे से खाली नहीं था। तो वो दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में देखते हैं कि बस्ती के बाहर या बस्ती के भीतर जहाँ भी कहीं देखते हैं खुला स्थान, सब जगह शरणार्थियों के कैंप बने हैं। परंतु नई दिल्ली की भव्य सड़कें, कनॉट प्लेस और शासन के केंद्रों के आसपास इस संकट का कोई प्रभाव नहीं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो, जो बड़े लोग हैं उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। वही चीज़ इस उपन्यास में भी दिखाया गया कि जो कनॉट प्लेस है, दिल्ली का सबसे रईस एरिया है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता। वहीं जहाँ निचला एरिया, वहाँ पे देखेंगे तो आपको दर्दनाक भयावह मंजर देखने को मिलेगा। लेखक कहता है कि गांधी जी कलकत्ता से पश्चिम पाकिस्तान में शांति स्थापना का प्रयत्न करने के लिए आए थे, परंतु दिल्ली की अवस्था देखकर उनका सिर लज्जा और दुख से झुक गया। भारत में शांति स्थापित किए बिना वे पाकिस्तान को क्या कह सकते थे? गांधी जी ने प्रण कर लिया, दिल्ली में पूर्ण शांति किए बिना वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए चाहे प्राण ही दे दे, ये लेखक का कहना है। गांधी जी सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के भिन्न भिन्न भागों में कर रहे थे। प्रार्थना रेडियो और लाउडस्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा सकती थी, ये कहना है लेखक का। प्रार्थना के स्थान पर एक और कुछ बुर्कापोश मुसलमान स्त्रियां और कुछ मुसलमान मर्द भी थे। उन्हें सुरक्षा के नाम पर स्वयं से घेरे हुए थे। श्रोताओं के लिए दरिया बिछी हुई थी, परंतु अधिकांश लोग दरियों पर ना बैठकर आसपास घूम रहे थे और क्रोध प्रकट कर रहे थे। प्रार्थना क्या ढोंग है? गांधी मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए ही तो आ रहा है, ये लेखक का कहना है। यानी सब लोग नाराज थे। गांधी जी के शरीर पर केवल कमर से घुटनों के ऊपर ही छोटी सी धोती थी, गर्दन झुकी हुई, चेहरा बहुत उदास। उपस्थित लोगों में केवल वे ही बिना कपड़े के थे सबसे अलग। उन्हें पहचानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। दुबला, गठीला, गहरा सांवला शरीर, सुडौल स्वरूप, सुवर्ण ना होकर भी भव्य जान पड़ रहा था, ये कहना है लेखक का। बुर्कापोश स्त्रियां गांधी जी के घुटनों से लिपट बिलख बिलख कर रो पड़ी। गांधी जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने स्त्रियों के बुरकों से ढके सिरों पर करुणा का हाथ रखकर अल्लाह ईश्वर का भरोसा करने के लिए कहा और प्रण पण से उनकी रक्षा करने का आश्वासन भी दिया। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है, ये कहना है तारा का। ये कैंप का कानून है, नियम है। सब जगह कोई ना कोई कानून होता है, हम जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं ले सकते, ये कहना है उस समय के प्रधानमंत्री को। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं उस समय।
ब्रिटेन ने बंटवारे के समय संयुक्त देश को जो आस्टेट यानी जो भी धन संपत्ति था उसमें दिया था, उसमें 55 करोड़ पाकिस्तान का हिस्सा था। पर जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार के लिए हमला कर दिया, जो भारतीय संघ का हिस्सा था। इसी कारण युद्ध वापस न लेने तक भारत सरकार ने ये रुपए देने से मना कर दिया। पर गांधी जी इस बात के खिलाफ थे। उनका सुझाव था भारत सरकार अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के उसका भाग यानी 55 करोड़ रुपए दे दे, जबकि यहाँ के लोग खिलाफ में थे। 13 जनवरी 1948 सांप्रदायिक विद्वेष खत्म न होने तक गांधी जी के आमरण अनशन की घोषणा हो गई थी। आमरण अनशन पे बैठ गए थे। उस समय पत्रों में और राजनीतिक चर्चा में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिए जाने में अथवा न दिए जाने की प्रश्न ही प्रमुख था। गांधी जी सद्भावना की अपील कर रहे थे। वे निरंतर मांग कर रहे थे कि सरकार दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा का पूरा प्रबंध करे। दिल्ली से जो मुसलमान भय के कारण भाग गए, वे लौट कर निर्भय होकर दिल्ली में रह सके। हिंदू शरणार्थियों ने मुसलमान के जिन मकानों और मस्जिदों पर कब्जा कर लिया, वे मुसलमानों को लौटा दिया जाए। गांधी जी के अनशन के उद्देश्य के कारण अधिकांश हिंदुओं ने, विशेषकर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिए गए हिंदुओं ने, इस अनशन को मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात समझा। अधिकांश हिंदू गांधी जी के व्यवहार से भी क्रोध में उबल पड़े। तारा को भी लग रहा था कि गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता के लिए अपने उपवास से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया। हिंदू पराजय स्वीकार करके आत्महत्या कर लिए लोगों को नेहरू, मौलाना आजाद पर भरोसा नहीं, परंतु सरदार पटेल, श्यामा मुखर्जी और बलदेव सिंह ये नहीं होने देंगे। गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, क्या होगा? ये अग्रवाल साहब की कोठी में चल रही बहस थी गांधी जी के अनशन पर। बड़ी कठिन स्थिति है। गांधी का अनशन कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध है। जनता तो कैबिनेट के साथ है। गांधी जी का अनशन निश्चय ही भारत के विरुद्ध, पाकिस्तान के पक्ष में। तो लोगों को लगा कि गांधी जी तो पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं। तारा कहती है कि गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने के लिए करना चाहिए था। उसकी घटना तो हो चुकी, ये तो केवल उस घटना की छाया मात्र है। पहनने की कला इसी में है कि परिधान में यत्न प्रकट ना हो, ये कहना रावत का है। मैं तो अपनी साकार और देश के प्रति कर्तव्य भावना से इस अनशन के परिणाम को बहुत हानिकारक समझता हूँ। रावत का चेहरा और स्वर बहुत गंभीर हो गया। लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो भी बहुत बुरा होता है, लेकिन इस प्रकार सरकार का निर्णय बदल जाना राष्ट्रीय हानि है। ये राष्ट्र को एक व्यक्ति की तुलना में नीचे गिरा देना है। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, ये कहना है रावत का। कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। ये तारा के दफ्तर के एक सामान्य कर्मचारी का कम्युनिज्म के बारे में ख्याल था कि कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। सैनिकों का कौशल शस्त्र प्रयोग है, परंतु सेनापति शास्त्र नहीं उठाता। सेनापति का काम कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। अच्छे लेखों का उचित प्रयोग कर सकना संपादक का काम है। पुरी के मन से कशिश जी के प्रति क्रोध अब मिट गया था। यानी जो पुरी जो था, जो पहले एक समय डाकपत्र दे के आया था, अब वो उनका चाटुकार हो गया था। लेखक कहता है कि जब मनुष्य अभाव के गाढ़े में होता है ना, तो उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रखती है। उसे सफलता का कोई मार्ग नहीं दिखता। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर मनुष्य की दृष्टि अभाव के गाढ़े से ऊपर उठ जाती है। पुरी को भी बदलते देखा गया है यहाँ पे। सब दिल्ली में आ गए थे, तो दिल्ली में आ बसे जो पंजाबी शरणार्थी थे, पुकारे जाने पर आपत्ति करने लगे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। उनको शरणार्थी अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहते हैं हम पुरुषार्थी है। हमारे यहाँ एक कहावत है, चढ़ती जवानी में मर्द लड़की से शादी की बात करता है तो लड़की भवें उठाकर पूछती है तू क्या है। लड़की जवान हो जाती तो बात करने वाले ऐसी पूछती है तुम कौन हो। उम्र ढलने लगे तो खुद ही चीखती फिरती कहाँ है कोई, कहाँ है कोई। ये मर्सी जो है तारा को नरोत्तम का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर कहती है, त्याग व्याग की फिजूल बातें रहने दो। मर्सी झुझला उठी, विवाह ना हो तो भी सब सेक्स चाहते हैं, ये तो शरीर का स्वभाव ही है। मर्सी दीदी, इस बार माथुर ने आंखें मिलाकर कहा, अगर सेक्स का प्रबंध प्रेम से है तो उसे इतनी निम्न और उच्छृंखल वस्तु नहीं बन जाने देना चाहिए। मर्सी और जुझला उठी, मर्द औरत में प्रेम क्या होता है? लव इज द ग्लोरीफाइड नेम फॉर सेक्स। ये माथुर निरंजन चड्ढा का पुराना दोस्त, जिनके बीच बातचीत होती है। ये सब जो देश का भविष्य जो दूसरा पार्ट है वो उसमें आते हैं सब। आचार्य कृपलानी ने ठीक ही कहा। रिवॉल्यूशन का क्या हुआ? कहाँ हुआ? 2 साल में ही गांधी की जय खोखली पड़ गई। सब शासन पुराने आईसीएस लोग चला रहे हैं। उन लोगों ने सेवा करना नहीं, शासन करना सीखा। उन्हें डेमोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी की आदत है। अब भी बिना मुकदमा चलाए कैद, बल्कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से पुलिस के हाथों पूर्वापेक्षा लंबे हो गए हैं। कोर्ट लोगों को बरी कर देती है, पुलिस उन्हें दूसरी दफा लगाकर पकड़ लेती है। हमें तो शर्म आती है। अंग्रेज सरकार ने अदालत में दिए भगत सिंह के बयान को नहीं जब्त किया, पर इस सरकार ने गोडसे का अदालती बयान जब्त कर लिया है। क्या इनके पास गोडसे के लिए जवाब नहीं है? मुंह बंद कर देना ही डेमोक्रेसी है? ये माथुर का बयान है।
अहिंसा और जनवाद में विश्वास रखने वाली कांग्रेसी सरकार ने अंग्रेजी शासन के समय के जेल नियमों में बहुत से परिवर्तन कर दिए थे। पहले कैदियों को गेहूं, जौ, चना, मिली रोटी और दाल लोहे की तसला कटोरी में मिलता था। अब निरे गेहूं की रोटी और तसला कटोरी पीतल के थे। जंघिया की जगह ऊंचा पजामा था। जेल में पुलिस को दखल पहले से बहुत ज्यादा दखल बढ़ गया था, ये लेखक का कहना था। अपने ऊपर फिदा लड़कियों के बारे में नरोत्तम का तारक उत्तर किए है, दीदी मुझे अहंकार है, तुम मुझे इनमें से एक भी ऐसी बता दो जो साथी या पार्टनर की तरह जीवन में साथ देना चाहती हो। वे केवल जिंदगी के लिए सपोर्ट चाहती हैं भत्ता, वे किसी का व्यक्तित्व नहीं देखना चाहती, केवल आमदनी। एडवांटेज और प्रेम एक बात नहीं है, इनमें से एक को ही बता दो जो जीवन के संघर्ष का सामना करना चाहती हूँ। पूरे बंटवारे से पहले का लंपन प्रोलेटियर गरीब साधनहीन निम्न वर्गीय अब नहीं रहा। अब वह पेटी बुर्जुआ कुछ पूंजी वाले उच्च मध्यवर्गीय आय की भांति सोचता है। अब उसे सब और अवसर की कमी और विषमता नहीं दिखती। उसे अब तो परिवर्तन और न्याय की नई धारणाओं की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती। उसकी जड़ें जम रही हैं। अब वह उलट पुलट के विचारों से घबराता है। तुम मतभेदों को बढ़ाकर उसे चिढ़ा देते हो। ये गिल किससे कहते हैं? कनक से कहते हैं। अपना पारिवारिक जीवन क्यों खराब कर रही हो, यानी गिल कनक को समझाता है। लेकिन कनक तो वही वाली है, कनक नहीं बदलती है। डिक्टेटरशिप का क्या मतलब? क्या आप कांग्रेस की डिक्टेटरशिप नहीं है? सब सरकारी सरकारी डिक्टेटरशिप ही होती है। किसी भी सरकार की शक्ति और अधिकार पर केवल उस सरकार की अपनी इच्छा और निर्णय की सीमा होती है। हड़तालों का आरएसएस को गैर कानूनी करार देना, सब कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लेना, लोगों को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना और प्रिवेंटिव डिटेंशन बिना मुकदमा चलाए कैद का कानून क्या है? कम्युनिस्टों को सरकारी नौकरी न देने का हुक्म क्या है? तुम्हारी सी फैक्ट्री में से 5,000 मजदूर कम्युनिस्ट होने के संदेह में निकाल दिए गए थे, वो क्या था? डिक्टेटरशिप और क्या होती है? प्रश्न यही है कि सरकार का दृष्टिकोण किस श्रेणी का है। डिक्टेटरशिप चोरों की है, ये मेहनत करने वालों की। चड्ढा पहले आम चुनाव के समय चल रही बहस में कहता है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते उन्हें किस पाप से डर हो सकता है। ईश्वर विश्वास कांग्रेस और राष्ट्रीयता का लक्षण कब से हो गया? तुम्हारे आदमी भरी सभा में कहते हैं कि कम्युनिस्टों की सरकार हो गई तो स्त्रियों की सामाजिक संपत्ति बना दिया जाएगा। यानी कम्युनिस्टों की जब सरकार हो जाएगी तो सदा अपने को दबाते कुचलते काम तृप्ति या स्त्री पुरुष संसर्ग के संबंध में रहना यातना नहीं, जो विवाहितों के लिए स्वाभाविक है। रोकने का यत्न करते हैं, रुके रहने के यत्न में कुछ हो जाता है। तारा ने अपना विचार रखा। प्यार में श्यामा के व्यवहार का संयम नहीं रह सकता। श्यामा फुंकार सी छोड़कर बोली, तरसना ही क्या प्यार है, प्यार क्या संतोष नहीं चाहता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ थी जिनसे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहले और दूसरे पार्ट की जो है पंक्तियाँ उनको जो है हमने यहाँ पे रख दिया है। और देखिए कुछ उपन्यास के बारे में यहाँ पे है, जैसे इनका जो है दादा कॉमरेड 1941 में आया था। कम्युनिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे, जिनमें दादा कॉमरेड 41 में आया, देशद्रोही 43 में आया, दिव्या 1945 में आया। दिव्या तो हमने बहुत अच्छे से चैनल पे कराया और बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। इनके अलावा पार्टी कॉमरेड 46 में आया, अमिता 56 में आया, और जो झूठा सच भाग 1 और 2 58 और 60 में आया। इसके अलावा मनुष्य के रूप 1949 में, 12 घंटे, अप्सरा का सांप। अभी हम इसको पूरा विस्तार से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा तो सारा है, लेकिन अभी हम इसको नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि आपके सिलेबस में जितने भी उपन्यासकार, साहित्यकार, रचनाकार जो भी लगे हैं, एक हम ऐसा कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें एक उपन्यास के स्वतंत्र व्यक्तित्व पे पूरी बातचीत करेंगे, उनके रचनाओं पे लेके उन्होंने कौन सी रचना में क्या चीज़ें प्राप्त की या उनका पूरा साहित्यिक किरदार क्या रहा, वो चाहे 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो। क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सॉलिड कंटेंट होने वाला वो उसमें ही मिलेगा, क्योंकि आप जब तक जिस लेखक का व्यक्तित्व नहीं समझेंगे, यानी जो यशपाल जी हैं, अगर आप इनके व्यक्तित्व कृतित्व को समझेंगे नहीं, तब तक आप न्याय नहीं कर पाएंगे इनकी रचना के साथ। आपको समझना होगा कि एक जो लेखक है वो समय के साथ कैसे बदला और समय के साथ उसने अपने जो है रचनाओं में कैसे परिवर्तन किया। इसलिए हम एक इंडिपेंडेंट लेक्चर जो है जल्द ही ये शुरू करने वाले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हम पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ इसमें जुड़े रहेंगे। अब बहुत ही संक्षेप में हमने कुछ बिंदुओं में इस उपन्यास को समाहित किया है, जिसको आप जो है रिवीजन के पर्पज से सुन सकते हैं 2 मिनट में। देखिए, शुरुआत हमने बताया था, भोला पांडे की गली में राम जोया मास्टर राम लुभाया की माता के निधन से स्यापा विलाप करने से शुरुआत होता है। राम जोया की बेटी शीलो और मास्टर राम लुभाया की बेटी तारा की मित्रता बढ़ती है, यानी दोनों चचेरी बहनें होती हैं। शीलो और रतन का प्रेम प्रसंग वहीं गली से शुरू होता, भोला पांडे की गली से। तारा की इच्छा के विरुद्ध किसके साथ उसकी सगाई होती है? तो सुखलाल साहनी के बेटे का नाम क्या होता है? सोमराज।
तारा के भाई का नाम क्या होता है? जयदेवपुरी। और जयदेवपुरी द्वारा ही तारा की पढ़ाई का पक्ष लिया जाता है, यानी भाई बहन का पढ़ाई का पक्ष लेता है। लेकिन उसकी सगाई का अप्रत्यक्ष विरोध भी करता है, क्योंकि जब वो जेल में होता है जयदेवपुरी, तभी इसकी बहन तारा का सगाई उस सोमराज से हो जाता है। तारा वो उसकी सहेलियों द्वारा, जब तारा और उसकी सहेलियां पढ़ने जाती हैं, लाइब्रेरी जाती हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन से वो जुड़ जाती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर भी वो नज़र लेती हैं, भाग भी लेती हैं। जयदेव जब पूरी उर्मिला को पढ़ाने जाता है तो इनके प्रेम प्रसंग की चर्चा भी शुरुआत में होती है। जयदेव का साहित्य और पत्रकारिता की तरफ रुझान, और इसमें नया हिंद पब्लिकेशन लाहौर के मालिक पंडित गिरधारी लाल की मजली बेटी कनक को पढ़ाने जाना और उससे प्रेम प्रसंग प्रसंग की शुरुआत। जयदेव को पैरोकार पत्र में नौकरी मिल जाना, और जो तारा का मंगेतर है सोमराज साहनी, वो परीक्षा में बैठता और फेल हो जाता है, तो किसकी पिटाई करता है? वो दीन मोहम्मद की पिटाई कर देता है। 1946 में भारत का शासन का अधिकार देने के लिए ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का भारत आना होता है, और तारा का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो असद होता है उसके प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो सांप्रदायिकता की वजह से शादी संभव नहीं होता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट पड़ना, फिर सांप्रदायिकता की भावना का भड़क उठना। कॉलेज विद्यार्थी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास जारी रखते, लेकिन कुछ भी चीज़ें हाथ नहीं लगती। लाहौर में अब मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदुओं में भी मतलब कि डर व्याप्त हो जाता है, और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करना और हिंदू समुदाय द्वारा इसी मांग का विरोध किया जाना। पुरी को पैरोकार की नौकरी से निकाल दिया जाना, क्योंकि वो दौलू मामा के बारे में जो लिखता है वो जो है किसको कशिश जो उसका संपादक है उसको समझ में नहीं आता। कनक की जीजा नैयर जो है वो पुरी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो वो प्रकट करते हैं। सोमराज से विवाह के लिए तारा पर पारिवारिक दबाव पड़ता है। तारा का मौन विरोध जयदेव द्वारा इस मामले पर शांत रहने से उसके मन में भाई के प्रति खींच उत्पन्न होता है, क्योंकि हमेशा तारा को भरोसा रहता है कि जयदेव उसका साथ देगा। लेकिन जयदेव अपनी ही जिंदगी में कनक के साथ उलझा होता है, तो उसे लड़कियों का एक अलग ही रूप दिखता है। और पुरी की गली में पुरी की गली पर दंगाइयों द्वारा जब आक्रमण होता है, तो ये जवाब में ये है रतन है, सब लोग आक्रमण करते हैं। भोला पांदी गली में रतन व उसके साथियों द्वारा हथियार इकट्ठे करना और मुस्लिम इलाकों पर आक्रमण करना। पुरी और कनक की चोरी छिपे मुलाकात पे गिरधारी लाल का मौन विरोध करना एवं विरोधाभास उत्पन्न करना। तारा का असद के साथ चोरी छिपे मिलते देखकर पुरी जो है विरोध करता है। एक बार देख लेता है, जब ये लोग जो है रेस्टोरेंट में होते हैं वहाँ से निकलते हैं, तो वो क्रोध करता है। असद द्वारा देश की समस्या के सामने, यानी जब तारा जाती है कहती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अपने प्रेम के लिए असद से भीख मांगती है, तो असद कहता है कि अभी ऐसी सांप्रदायिक स्थिति में हम लोग कैसे शादी के बारे में सोच सकते हैं। और उसी समय जो है पुरी जो होता है वो रिक्शे से आ रहा होता है और इन लोगों को देख लेता है, तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ें हैं। तो असद जो है बात को टाल देता है, तारा विवश होकर आके फिर शादी कर लेती है। रेड क्लिफ कमेटी द्वारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण। रेड क्लिफ ही है जो भारत पाक विभाजन के लिए जो है गठित कमेटी थी, और इसने ही बिना कुछ समझे भारत और पाकिस्तान का जो है मैप तैयार कर दिया। इसको खुद भी नहीं पता कि किसी का आंगन भारत के इस पार है और घर का आधा हिस्सा हिंदुस्तान पाकिस्तान के तरफ है। हिंदुओं द्वारा लाहौर छोड़कर जाने की तैयारी, क्योंकि जब लगता है कि अब वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, तो लोग लाहौर छोड़ कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तारा के विवाह के दिन उसके ससुराल पर, जिस दिन विवाह होता है उसी दिन उसके ससुराल पर सोमराज साहनी से विवाह होता है। इधर ये शादी होता है, उधर दंगाई उसके यहाँ पे हमला कर देते हैं, और तारा का वहाँ से भाग जाना। और तारा जब भाग जाती है तो दंगे में जो है नब्बू नामक मुस्लिम आतताई के हाथ तारा लग जाती है, जिसकी वजह से शोषण की शिकार होती है। नब्बू के यहाँ से तारा को जो हाफिज जी है उनके द्वारा अपने घर ले जाया जाता है। वहाँ तारा को इस्लाम स्वीकार करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, मगर तारा का जो हाफिज का उसको धर्मांतरण की बात करता है, लेकिन जो है हाफिज का की बात तारा नहीं मानती है। अब इधर नैयर के साथ कनक का नैनीताल जाना, क्योंकि ये कुछ सुखद नहीं लगता है, इसलिए नैयर और कनक जो है और उनकी कांता नैयर की पत्नी यानी जो है कनक की बड़ी बहन, ये लोग जाते हैं नैनीताल घूमने के लिए। और वहाँ पे जो है मिलते हैं किससे? अवस्थी जी से मिलते हैं। और अवस्थी जी से मिलते हैं और अवस्थी जी और मिसेज पंत के संपर्क में लोग आते हैं। कनक द्वारा वहीं पुरी से ही पुरी को जो है नैनीताल से चिट्ठी लिखा जाता है और नैनीताल बुलाया जाता है। और वहीं पे कनक सोचती है हम अपने भविष्य की योजना बनाएंगे, कैसे हमको विवाह वगैरह करना है। और फिर कनक के सुझाने पर पुरी द्वारा नौकरी हेतु अवस्थी जी से मिलना, जो अवस्थी जी है उनकी अच्छी पहुंच है, तो अवस्थी से जो है कौन मिलता है? पुरी मिलता है। और फिर मिल के फिर ये लोग लखनऊ जाते हैं, मगर वापस वो निराश लौटते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी तो प्राप्त हो गई, लेकिन लाहौर को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। विभाजन की भयंकर त्रासदी के बाद भी लोगों द्वारा आज़ादी की जश्न की तैयारी हो रही थी। अपने परिवार की खोज खबर लेने के लिए पुरी का नैनीताल से होकर लाहौर जाने का प्रयास करना, लेकिन दंगों और विस्थापित हो रहे लोगों की भीड़ के बीच फंस जाना। हाफिज जी के बेटे अमजद, हाफिज जी का बेटे का नाम क्या? अमजद, उसके द्वारा हिंदू कैंप में पहुंचाने के नाम पर
तारा को बेचा जाना। तो देखिए तारा कहाँ-कहाँ, किसके-किसके हाथ, उसको धर्मांतरण का शिकार होना पड़ता है, बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। फिर अमजद जो होता है कहता है कि हम हिंदू कैंप में पहुँचा देंगे, लेकिन तारा को बेचने लेके जाता है। और दूसरी हिंदू स्त्रियों के साथ भी वो शेखपुरा नामक स्थान पे उसको कैद करके रखा हुआ होता है और बेचता है। भारतीय सरकार के प्रतिनिधि कौशल्या और असद के प्रयास से हिंदू स्त्रियाँ, यानी वही असद होता है और कौशल्या, ये भारतीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इनसे हिंदू स्त्रियों को मुक्त कराया जाता है और फिर इस तरीके से तारा जो है अमृतसर पहुंचती है। तो ये पूरा पहले जो उपन्यास का वतन और देश है, इसमें आपको इतने घटनाएं देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से देश के भविष्य में और आगे की घटनाओं के बारे में विवरण दिया गया है। बाकी यहाँ पे हमने आपको इम्पोर्टेंट पंक्तियों के बारे में जिक्र किया है। तो उपन्यास को कभी और भी विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए आप जो है संक्षेप में ही सही यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा। और हाँ, इसके जस्ट बाद आपका वीडियो जो है जो उपन्यास करीबन 560-70 पेज का है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ उपन्यास का एक-एक पार्ट सुनना है, समझना है। फिर अपने शॉर्ट नोट ज़रूर तैयार कर लेने लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज़ से। और जो भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे हैं, उनके लिए हम यशपाल जी पे एक व्यक्तित्व और कृतित्व पे सारे लेखों के बारे में जो है एक अलग प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और एक एचपीएससी बना के मेंस की दृष्टि से जो है वहाँ पे आपको चीज़ें करवाई जाएगी। तो आज के लिए यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द ही उपन्यास की कड़ी शुरू हो जाएगी। आपको पूरे उपन्यास को धैर्य के साथ सुनना है, ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचाना है। तो और हाँ, टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल भी है, उससे भी जुड़ जाइएगा, बराबर संपर्क में बने रहने के लिए। आज के लिए इतना।